हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास से, और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है पालमपुर गाँव की कहानी। तो कल हम माला और डाला को, दोनों को आपस में बात करते हुए आपका देख लिया था, सुन लिया था, और वो काम के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से आजकल उनको काम मिल रहा है और उसी काम के चक्कर में उनको कितना परेशान होना पड़ता है, कैसी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम लोग कल देख चुके थे। ठीक, आज हमको पढ़ना है पालमपुर में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक, तो पालमपुर में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गैर कृषि कार्यों में लगी हैं, ठीक, तो वो हमको देखनी है। ठीक, पालमपुर में गैर कृषि कार्य, ठीक, हमने देखा है कि पालमपुर में खेती ही मुख्य उत्पादन। अब हम गैर कृषि कार्य उत्पादन पर विचार करेंगे और पालमपुर में काम करने में केवल 25% लोग ही कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं। ठीक, डेयरी, डेयरी क्या है? अन्य प्रचलित कर रहे हैं पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित कर रहा है। कैसी है? डेयरी एक प्रचलित कर रहा है। ठीक, लोग अपनी भैंस को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार यानी कि बाजरा यानी चरी खिलाते हैं। ज्वार और बाजरा उगता है, ये क्या करते हैं? अपने जानवर को खिलाते हैं। दूध के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर में 2 व्यापारी रायगंज दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र है। लोग क्या करते हैं? चरी बाजरा खिलाते हैं अपने जानवरों को, दूध अच्छा देते हैं। उस दूध को निकट के रायगंज के बाजार में बेचा जाता है। और रायगंज शाहपुर में 2 व्यापारी हैं रायगंज के ही, और वो क्या करते हैं? दूध का इकट्ठा करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, प्रिजर्व। क्योंकि प्रिजर्व कैसा होगा? आपको ठंडे से कोल्ड स्टोरेज में, और जहां वो दूर दराजों में, शहरों और कस्बों में उस दूध को भेजते हैं। ठीक, क्या करते हैं? उस दूध को भेजते हैं। ये क्या है? ये उनका मुख्य काम है, उनको भेजने का। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, और ये कह रहे हैं पहला किसान है। अब पहले किसान का जो उत्पादन है एक वर्ष में 100, दूसरे में 120, तीसरे में बढ़ जाए। उपभोग 40 का ही है, पहले भी उतना ही उपभोग था, अब भी उतना ही उपभोग है, और अब भी उपभोग उतना ही है। अधिशेष 60 है, इसका अधिशेष 60 है, तो सबके अधिशेष कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। देखिए, तो मैं आपको उत्पादन समझा रहा था कि कितना उत्पादन हमें इसमें हुआ। ठीक, और ये उत्पादन प्रक्रिया हमने समझ ली थी। ठीक है, अब ऐसे ही एक आपका दूसरा किसान है जो पहले वर्ष उत्पादन 80 है, उपभोग 40 है। अगर वो 40 उपभोग कर रहा है तो 40 उसका क्या होगा? अधिशेष होगा। अगले वर्ष की पूंजी भी कितनी होगी? उसको चाहिए। ठीक, अब भाई वो 40 को बेचेगा तो ही तो वो पैसे के रूप में एड ऑन करेगा। ठीक है, ऐसे ही उत्पादन अलग अलग हो सकता है। मैंने उपभोग अगर निश्चित कर दिया, या मान लीजिए 100 हुआ, तो 100 में से 40 उपभोग है तो 60 अधिशेष बचा। यहाँ अगर 120 हुआ, ठीक, 120 में 40 गया तो 80 अधिशेष हुआ। ऐसे ये भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितना व्यक्ति को अधिशेष, मतलब जितना उत्पादन अधिक होगा, उपभोग तो उसका निश्चित हो जाएगा। मान लीजिए तो 40 रहेगा, अगले साल अगर बढ़ सकता है तो 5 या 10 बढ़ जाएगा। तो उपभोग आपका लगभग स्थिर रहता है, लेकिन जो आपका अधिशेष जितना बढ़ेगा, किसान को उतनी लाभ, उतना इनकम होता चला जाएगा, लाभ उतना मिलता चला जाएगा। इस समय पालमपुर में कम से कम 50 लोग भी निर्माण कार्य में लगे हैं। शहर और कस्बे में बड़ी फैक्ट्री होने वाले विनिर्माण विपरीत पालमपुर में विनिर्माण का बहुत सरल साधन है और विधियों का प्रयोग है, छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिक घरों और खेतों में किए जाते हैं। कैसे हैं? अधिक घरों और खेतों में किए जाते हैं। श्रमिकों को वहां कभी कभार ही किराए पर लाया जाता है। ज्यादातर लोग कैसे निपटाते हैं पालमपुर में? अपने हाथ से ही उन सारी चीजों को निपटा लेते हैं। ठीक,
अब दो कहानी को पढ़िए, एक है मिस्र लाल की कहानी, एक है करीम की कहानी। मिस्र लाल गन्ने पेरने वाली एक मशीन, जिससे हम लोग रस निकालते हैं, आजकल गर्मी के मौसम में रस पिया जाता है, उसको गन्ने आपका पेरने वाली मशीन कहते हैं, जो कि बिजली से चलती है। उसने अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब इसे मशीनें से पकड़ना पसंद करते हैं। मिस्र लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारी मंडी में बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिस्र लाल थोड़ा बहुत लाभ कमा लेता है। करीम गांव का एक में कंप्यूटर खोल दे तक केंद्र खोलता है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर के केंद्र में बाजार जाने लगे। करीम ने देखा है कि गांव में कई छात्र शहर के कंप्यूटर कक्षा में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री है। उनके पास काम करने में लगा एक निश्चित किया जाता है। कंप्यूटर खरीदने और घर में बाजार की ओर खुले बाहर कमरे में प्रारंभिक कक्षाएं हैं। हाई स्कूल में छात्र ने पर्याप्त संख्या में इन्हें आना प्रारंभ कर दिया है। कैसे किया है? इन्हें प्रारंभ देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में दुकानदार, अब देखिए नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है तो आपके दुकानदार भी आएंगे इसमें। पालमपुर में ज्यादातर लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते, यानी कि कोई वस्तु को लेते खरीदते अदला बदली नहीं चलती। पालमपुर व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शाहपुर के थोक बाजारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आपने देखा है कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवार के लोग जिनके पास स्टैंड के निकट है, वह एक भाग में छोटी सी दुकान खोल रखी है और खाने पीने की चीजें बेचते हैं। अब जिसका घर के पास दुकान है वो कुछ खाने पीने की आपका चीजें बेचता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ फास्ट फूड वगैरह लगा रहा हो, क्लियर है। इस प्रकार की वो चीजें आपका वहां बेचता है। अब देखिए, परिवहन तेजी से विकसित होता है क्षेत्र। कह रहे परिवहन ऐसा है जो तेजी से हो रहा है। अब कह रहे हैं कि पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। आप देखते हैं ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, बैलगाड़ी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पालमपुर की और रायगंज के बीच में जो पक्की सड़क है उस पर बहुत सारे मोटरयान चलते हैं। रिक्शे वाला, तांगे वाला, जीप ड्राइवर, पारंपरिक बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ी भी चलती हैं। वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल है, वे लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। परिवहन सेवा मतलब आपने अपनी बस को लिया और आपने सोचा कि मैं पैसे कमाऊं, यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाऊंगा तो उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा। तो ऐसा करते हैं लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ गई है। कैसा हो गई है? लोगों की संख्या क्या हो गई? परिवहन वालों की संख्या बढ़ गई। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतियार मजदूर है। अन्य ऐसे श्रमिक की भली भांति किशोर अपनी मजदूरी से अपने माता पिता के घर की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धनों को सस्ते कर्ज दिए जाते रहे हैं। किशोरों ने इस पैसे से भैंस खरीदी और अभी भैंस का दूध बेचता है। क्या करता है? भैंस खरीद ली थी उससे और उसी से क्या किया उनने? भैंस को बेच दिया। भैंस भी बना ली और भैंस से कई प्रकार के सामान ले आया। एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है और कभी कभी वह गुड़ और अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है और उसके भैंसा गाड़ी बनाइए और वह परिवहन संबंधी कोई ना कोई काम मिल जाता है और परिवार स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आय कमाने लगे। आप कह रहे आइए चर्चा कीजिए। अब हाँ, किशोर की स्थायी पूंजी क्या है? तो बैलगाड़ी हो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी क्या है? बताइए। किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा है? क्या कोई उत्पादन क्रिया कर रहा है वो?
नहीं, वो आपका परिवहन संबंधित कार्य कर रहा है। देखिए, तो वो क्या कर रहा है? परिवहन। क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों का लाभ हुआ है? ठीक, तो कैसे पालमपुर में अच्छी सड़कें आई हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, और अच्छा, अभी आपने मिश्रलाल की कहानी को पढ़ा था। मिश्रलाल को गुड़ बनाने के लिए उत्पादन इकाई में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ती है? भाई, कुछ उत्पादन कर रहे हो तो उसमें कुछ पैसा वैसा तो खर्च आएगा ही आएगा। ठीक, इस कार्य के क्षेत्र में श्रम कौन सा उपलब्ध कराता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्रलाल क्यों लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? क्या आप कई कारणों के बारे में सोच सकते हैं? मिश्रलाल अपना गुड़ गांव में ना बेचकर शाहपुर के व्यापारियों में बेचता है। ठीक, इन सब चीजों में आपका लगा हुआ है। ठीक, ऐसा क्लियर है? तो इतना आपने देख लिया और इतने आपने इसमें हो गया। तो ये इस तरीके से पूरा पालमपुर का जो चीजें थी हमने उनको देख ली। अच्छा, पालमपुर में ये जो आपकी सुविधाएं लिखी गई हैं, इन सुविधाओं में से कौन कौन सी सुविधा पालमपुर में है? क्या शैक्षणिक है? क्या चिकित्सा है? क्या बाजार है? क्या बिजली आपूर्ति है? क्या संचार है? और निकटतम कस्बा क्या है? बताइए, कौन कौन सी चीजें ये पालमपुर में उपलब्ध हैं? देखिए, चलिए बात करिए। चलिए, तो ये वाली सुविधा है, ये है, निकटतम कस्बा भी है। संचार की क्या कोई फैसिलिटी की बात हुई है? बताइए। बाजार कहाँ पर है? रायगंज और शाहपुर में है, तो बाजार की सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध है। ठीक, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हमको देखना है, अभ्यास करें। ठीक, इन अभ्यासों के भी हम लोग देखेंगे। तो एक बार अभ्यास के रूप में थोड़ा सा आप देख लेंगे, बात कर लेंगे। और आप जानते हैं कि भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्षों में एक बार गांव का सर्वेक्षण किया था, यानी कि हर 10 साल में क्या होती है आपकी? ध्यान दीजिए, जनगणना होती है। क्या होती है? जनगणना। इससे क्या होता है? हम गांव की हर एक चीज को उसमें काउंटिंग होती है। कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पशुधन है, इसकी भी गणना होती है। इन सारी चीजों को इसमें देखा और परखा जाता है। उसी के आधार पर ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं और उसी के आधार पर ये सारी चीजों को ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? तो चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, पूरा मैंने पढ़ा दिया है। एक बार घर से जाके पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट रहता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।